हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इसके प्रीवियस पार्ट में हम लोग समझ रहे थे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन समझ रहे थे कि साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा टी और थीटा में ही हम रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, टी का वेवफॉर्म क्यों दिखता है, हमारा कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग कुछ कुछ बेसिक पार्ट समझ रहे थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी फर्दर हम एसी अल्टरनेटिंग करंट कुछ और बेसिक हम स्टार्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एम्पलीट्यूड नामक चीज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या, इसमें कुछ अलग चीज होता है क्या, दोनों बात समझते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आप लोगों के लिए एक साइकिल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का फॉर एसी वेवफॉर्म, एसी फंडामेंटल्स। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। ओके, इस पार्ट 2 में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक्स डेफिनेशंस और बेसिक डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली इक्वेशंस। ओके, जहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे पास में एक एसी साइकिल्स है, ये मेरी एसी साइकिल आप लोगों को यहाँ दिख रही है। मैंने कहा था इसको ओमेगा टी या थीटा, दो में से कोई एक चीज से रिप्रेजेंट करो। ओमेगा टी आपको रेडियन में वैल्यू देगी और थीटा एंगल में। ठीक है, ये बात ध्यान में सुनना। अब ये जो मेरे पास एसी वेवफॉर्म बनी है, इस एसी वेवफॉर्म को मुझे दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको इसके पहले क्या सिखाया था, फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी वेवफॉर्म को बताने के लिए, समझाने के लिए, मैथमेटिकल रूप से समझाने के लिए मुझे इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वहां से हम वैल्यू उसके अंदर पुट करके हम आंसर्स निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आप लोगों ने बहुत बेसिक में एक लीनियर सर्किट से मैं आपको लीनियर वेवफॉर्म से समझाने की कोशिश करूं। आपको बोला गया था एक सर, एक सीधी जो लाइन होती है वो मैं जब बनाऊं, वाई एक्सिस कल ही बता, वाई एक्सिस क्या होती है, आउटपुट की एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस मेरी इनपुट की एक्सिस होती है। कई बात करूं कि दोनों के बीच कभी मैंने जो ये रेखा सीधी कैसे खींच दी है, तो इस रेखा जो मैंने खींची है एक टेबल से खींची है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये x मेरा है और ये मेरा y है। ये बोल रहा है कि जब मैंने 1 इनपुट दिया तो y की वैल्यू 1 हो गई, जब इसको 2 दिया तो आउटपुट भी 2 हो गया, 3 दिया तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 4 दिया तो 4 हो, सो ऑन मेरा ऐसे ही चलता जा रहा है। इट मींस इनके बीच का जो रिलेशन है x इक्वल टू y है। ठीक है, या फिर मैं उसको उल्टी तरह के लिखूं, आउटपुट और इनपुट के टर्म में यहाँ पर मैं लिखूं, तो बोलेंगे जो y की जो वैल्यू है वो किस में निर्भर है, सीधे सीधे x की वैल्यू पर। जब 1 की वैल्यू यहाँ हो रही है तो ये भी यहाँ पर 1 हो रहा है। जब यहाँ मैं 2 दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, जब यहाँ मैं 3 दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो इक्वेशन है, ध्यान देना, ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी है ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि जो निर्भरता बता रहा है कि मेरा जो आउटपुट होगा वो इनपुट पे कैसे निर्भर करेगा, इस तरह की इक्वेशंस को बोलता हूं मैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस। क्या बोलता हूं मैं इसे, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ या किसी समय के ऊपर। हम बोले किसी भी समय के ऊपर कोई भी मैंने इनपुट दिया है, मैंने अभी एसी पे बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी भी समय के ऊपर जैसे 1 की वैल्यू दी और उसी उपरांत में देखना चाहता हूँ कि मेरा इस जगह के ऊपर मैं जब इक्वेशन रखता हूँ तो आउटपुट कितना मिलेगा। तो मैंने जब x में 1 रखा तो y क्या बोल रहा है कि आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब ये जो इक्वेशन है जो मुझे बता रही है कि किसी समय पर कोई इनपुट देने पर आउटपुट कितना मिलेगा, उसे कहता हूं मैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। और इस तरह का मेरी जो वैल्यूज हैं, मतलब किसी भी समय के ऊपर, मैं लेटर जो मैं आपको कहूं कि ये यहाँ पर इस समय के ऊपर जब मैंने कुछ यहाँ पर इसको 5 इनपुट दिया तो आउटपुट कितना होगा। तो ये जो वैल्यू है किसी समय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसी क्षण के ऊपर खड़े होकर हम बात करना चाह रहे हैं कि इस समय मेरी वेवफॉर्म के आउटपुट क्या होगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस आउटपुट वैल्यू। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस आउटपुट वैल्यूज। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षण के अंदर हम कोई इनपुट दे रहे हो तो उससे आउटपुट पता लगाने के लिए हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होती है हम हर
वेव फॉर्म या हर किसी भी तरह के सिग्नल के लिए कह सकते। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल मीन्स हर चीज, हम जो हर भाषा में, जैसे आंख में झपका रहा हूँ, तो जो आंख झपका रहा हूँ तो किसी से, जैसे हम मॉर्स कोड आपने सुना होगा, मॉर्स कोड क्या होता है? आप झपकाने से या किसी भी चीज से टिंगलिंग के द्वारा या बल्ब का झपकने, उससे हम कुछ मॉर्स कोड बनाते हैं। तो बोलते हैं हर चीज को हम टाइम के रेफरेंस, मतलब टाइम के या एंगल के या ओमेगा टी के रेफरेंस के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड जांच के हम क्या कर सकते हैं? उसकी वेव फॉर्म बता सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी मेरा मैसेज हम बोल सकते हैं जहां पर कि उसको समय के साथ साक्षात्कार के अंदर, रिस्पेक्ट के अंदर हम उसका आउटपुट बता सकें, उससे हम क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। और हर सिग्नल का अपना कुछ इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कभी मेरी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की बात हो गई, तो अब मैं एसी, जो मेरी एसी वेवफॉर्म्स होती है जिनको अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही, उसके भी आउटपुट में बता सकता हूं। जहां पर कि मैं इसकी इक्वेशन कभी लिखूं, अब ध्यान रखना, यहां पर मैं ओमेगा टी लिख रहा हूं। यहां पर क्योंकि रेफरेंस में मैंने क्या लिया? ओमेगा टी लिया है, तो यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं? मैं ओमेगा टी ही लिखूंगा। ठीक है, अब जब मैंने ओमेगा टी की टर्म में यहां बात करी है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा टी हो जाएगी। और ये इक्वेशन मेरी क्या है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। ये किसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है? ये जो मैंने यहां वेवफॉर्म बना रखी है उसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। अब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन मतलब कि जब मैं यहां पर कुछ भी इनपुट दूंगा, मेरा इनपुट क्या है? ये है, और आउटपुट क्या है? ये है मेरा। ठीक है, जब मैं ओमेगा टी की टर्म में कोई भी इनपुट दे रहा हूं, तो मुझे वाई ओमेगा टी की टर्म में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये मेरा वाई ओमेगा टी मेरे आउटपुट देगा यहाँ पर, और ओमेगा टी मेरा इनपुट रहेगा। ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। इतनी बात समझ में आ गई है? अब अभी जो मैंने वेवफॉर्म बनाई है, ये ऐसी नहीं बन गई कि सीधे मैंने तरलता से बना दी है। मैंने हर क्षण के अंदर, चाहे वो एक सेकंड का हजारवा भाग हो, उस हजारवें भाग की कुछ वैल्यूज ली है। मैंने मान के चला है कि एक सेकंड के ऊपर, सबसे पहले जीरो के ऊपर जीरो वैल्यू थी। जब मैंने कुछ वन इनपुट, मतलब वन ओमेगा टी की वैल्यू वन दी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू टू आई हो। जब मैंने ओमेगा टू की वैल्यू टू दी हो, तो हो सकता है इसकी वैल्यू फोर आई हो। जब मैंने ओमेगा टी की वैल्यू 3 दी हो, तो हो सकता है इसकी वैल्यू किसी इंस्टेंट पे इसका आउटपुट 6 आ गया हो। वापस मैंने इसको 4 इनपुट दिया हो, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। और एक समय के ऊपर जब मैंने इसकी वैल्यू 5 दी हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई हो। वापस मैं इसको कभी 6 इनपुट दे रहा हूँ ओमेगा टी का, तो वापस इनपुट मेरा घट के 7 आ चुका है। फिर कुछ और दिया हो, और इस हर क्षण के अंदर जो मैंने इसको इनपुट दिए हैं, और इसके बाद में मेरे जो एक एक पॉइंट यहाँ पर बना है, इन सभी को मैंने एक साथ जोड़ लिया है। क्या कर लिया मैंने? हर पॉइंट के ऊपर, लेट अस ये मेरा पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, और इन सभी को मैंने जोड़ लिया। इट मींस हर इंस्टेंट के ऊपर जब मैंने कुछ इनपुट दिया है, उस इनपुट से आने वाले आउटपुट या इंस्टेंटेनियस आउटपुट की हर संख्या को मैंने एक साथ जोड़ा है, तो मुझे क्या मिल रहा है? पूरी एक आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड की वैल्यू मिली है। ठीक है, ऐसे में क्या कर सकता हूँ? नेगेटिव साइड ही बना सकता हूँ हर साइड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आपको एक कंसेप्ट समझना है, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी क्षण के अंदर हम कोई आउटपुट या इनपुट पता करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इक्वेशन क्या कहती है? किसी भी क्षण के ऊपर आप किसी भी वेवफॉर्म को समझा सको कि इस ये इनपुट देने पे ये आउटपुट निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगली बात करें, कभी आपको ये परिभाषा समझ में आती हो, इट मींस हम बात करते हैं वैल्यू, अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश की डेफिनेशन के टर्म में, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और करंट इज द वैल्यू ऑफ ए वोल्टेज और करंट एट वन पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट। या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टेंट की बात करें किसी साइकिल के अंदर, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस इक्वेशन या वैल्यू। ठीक है, अब ये परिभाषा तो बिल्कुल समझ में आती है आप लोगों को। यहां से एक और चीज जो बार बार मैं टर्म समझा रहा था, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक और टर्म क्या होती है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये हो गया, किसी भी क्षण के अंदर हम किसी भी वेवफॉर्म का जो आउटपुट देख रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आउटपुट की बात कर रहा हूं, उससे बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि कभी यहां पर मैंने इसको 1 की वैल्यू दी है, तो पूछ रहा हूं कि इस समय इसका एम्पलीट्यूड कितना है,
तो आप बोलोगे सर इस समय इसका एम्पलीट्यूड या फिर इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, या फिर हम बोलोगे सर जब मैंने इसको 8 का इनपुट दिया है ओमेगा टी में तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 है। ठीक है, इट मीन्स ये जो 2 और 8 है मतलब जो आउटपुट्स हैं बेसिकली क्या है तुम्हारे एम्पलीट्यूड्स है। ठीक है, किसी भी क्षण मिलने वाले आउटपुट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब डिफरेंस आता है कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या कहती है, फिर व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम वैल्यू, और इसको एक और टर्म से निभाते हैं, हम बोलते हैं पीक वैल्यू। एक और चीज होती है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। इसका संदर्भ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मेरा कोई सा भी जो एम्पलीट्यूड है या तो पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइकिल में जो भी मेरी मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसे हम कहते हैं, लेट अस अज्यूम मेरा ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, लेट अस अज्यूम यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 और पहुंचा 8 तक। 8 से बड़ी वैल्यू तो कुछ नहीं है ना इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में, तो 8 क्योंकि सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है क्योंकि इस वेवफॉर्म में, तो ये जो 8 जो मेरा एम्पलीट्यूड है इसे हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। अब ये बताओ नेगेटिव में सबसे बड़ा क्या होगा, तो मैं कुछ लिखता हूं वैल्यू, यहाँ पर मिल गया मैग्नीट्यूड 1, यहाँ मैग्नीट्यूड मिला -8, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चेक करो, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है नेगेटिव हाफ साइकिल में -8, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इतनी बस कंसेप्ट समझ में आ रहा है। कभी इसको हम वोल्टेज या करंट के टर्म में रिप्रेजेंटेशन करने की बात करते हैं तो हम कहा से हमें पीक, लेट अस कभी मुझे बताना है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है तो बोलते हैं वी मैक्सिमम, ऐसा लिख लेते हैं कुछ लोग, या फिर उसको बोलते हैं वी पीक, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में होने वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसे हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम या पीक वैल्यू। अगली चीज आती है, इसका नाम है, अगली चीज हम बात करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ओके, अब इस पार्ट को, इस डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें। ठीक है, एवरेज वैल्यू का मतलब ये होता है, या फिर किसी भी ओवरऑल सिस्टम की एवरेज निकालने का मतलब ये होता है कि हम जितनी भी संख्या है, जैसे हम लोग बोला कि पॉजिटिव जो मेरे पास सेट है ऊपर का, उस पॉजिटिव सेट की सारी वैल्यू को हमने ऐड करा और उसके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करा तो हम उसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। उसको समझाने का अर्थ ये होता है, कभी कभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि कभी आप किसी 10वीं 12वीं या अपनी बीटेक की क्लास में रह रहे हैं तो वहां पर करीब 60 स्टूडेंट है, वहां पर मैंने कोई वहां पर आपकी मिड सेम या फिर आपकी ईयरली एग्जाम ली है, उस ईयरली एग्जाम में हर बच्चे के कुछ न कुछ मार्क्स आए, 100 में से हो सकता है किसी 70, किसी 80, कुछ 20, 30, 40 और हर एक के कुछ न कुछ मार्क्स आए होंगे 60 में से। ठीक है, अब जितने भी 60 बच्चे इनके हर एक के अलग अलग मार्क्स हैं, फैकल्टी ये चाहता है कि एवरेजन कितना मार्क्स आया है स्टूडेंट का पूरी क्लास में ये चेक करना चाहता है, तो वो कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए लगाता है वो एवरेज निकालना। तो एवरेज में क्या करता है, जितने भी 60 छात्र हैं 20, 30, 40, 60 जितने भी जो जो नंबर आए सभी को एक साथ इकट्ठा करता है, ऐड करता है। ठीक है, हो सकता है कि किसकी सभी का कुल आंकड़ा कुछ 1360 या 13,000 कुछ ही वैल्यू आ रही हो, उसको जितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने 60 स्टूडेंट, उससे डिवाइड कर देता है तो उसे क्या मिल जाती है एवरेज वैल्यू मिल जाती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन कहती है इट इज अ वैल्यू बाय एडिंग, ध्यान रखना, बाय एडिंग द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव or negative set of value in a alternating cycle, ठीक है, divisible by number of values, so number of set in a particular half, any half is known as average value। अब ये बहुत सारी अंग्रेजी हो गई है, अंग्रेजी को थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है, आप लोगों ने कहा है कि मेरे पास वापस एक टेबल बना के बताता हूँ मैं आपको, एक तरफ ओमेगा टी है और एक तरफ मेरी भाई ओमेगा टी की वैल्यू है। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू है कि 0 के ऊपर इसका 0 वैल्यू आई है, 1 दिया है तो मेरे पास इसकी ओमेगा 2 की वैल्यू 2 हो गई है, जब 2 दिया है तो उसकी 4 वैल्यू हो गई है,
3 दिया है तो 6 हो गई है, 4 दिया है तो 8 हो गई है, 5 दिया तो वापस 6 आ गई है, 6 दिया है तो मेरे पास वापस 4 आ चुका है, ठीक है। 7 की वैल्यू दी है तो वापस मेरे पास की वैल्यू 2 आ चुकी है, और 8 दिया है तो उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। इट मीन्स मेरी जो वैल्यू है, पॉजिटिव हाफ की जो वैल्यू है, उसके अंदर टोटल वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वैल्यू मेरे पास 9 आई है। मतलब एक कभी मैं हाफ साइकिल बनाने की कोशिश करूं इससे, तो हाफ साइकिल कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहां से एक साइकिल बनाने की इस तरह से कोशिश कर रहा हूं, जहां पर कि कुछ इंडिविजुअल मेरे नंबर है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है मेरे पास, फिर 6 है मेरे पास, फिर 4 है, फिर 2 है, ऐसे कुछ मेरे पास अलग अलग वेरिएबल। मतलब मगर ध्यान रखना, ये जितने भी सेट ऑफ आउटपुट है वो सभी मेरे एक हाफ साइकिल के, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यूज ली यहाँ पर। किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो एवरेज का फॉर्मूला ये कहता है कि जितने भी आपके पास ये जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अभी एवरेज क्या बोलता है तुम्हें, एवरेज निकालने के बाद फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, सबसे पहले करने का तरीका बताऊं, क्योंकि करना सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, पहले करना से समझ जाए, फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। एवरेज ये कहता है कि 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 को सभी को ऐड कर दो आपस में, जितना भी मेरा आउटपुट है एक हाफ साइकिल में आ रहा है उनको ऐड कर दो, और डिवाइड करो नंबर ऑफ वैल्यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यू हो गई, 9 से डिवाइड कर दो। यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी ओवरऑल जो मेरा जो आउटपुट आ रहा है उसका एवरेज माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है जो हम लोग यहां पर लिखते हैं डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी कहती है, द वैल्यू obtained by adding instantaneous output of any half cycle divide it by number of set values is known as average value। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। और इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला बहुत ही, कभी हम करंट की टर्म में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में बात करता हूँ, कहीं बात करूँ कि मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है, आउटपुट है, वो करंट की वेवफॉर्म में है और ये मेरा ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है। तो बोलता हूँ कि मुझे इसको एवरेज को रिप्रेजेंट हम ए बी जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई एवरेज निकालना हो तो बोलूंगा जितनी मेरी करंट की वैल्यू है, I1 I2 I3 जो भी किसी भी एक हाफ सेट में मुझे मिल रही है, ठीक है, उन सभी का एडिशन करो और जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दो किसी एक हाफ साइकिल की। ध्यान रखना, हम किसी भी एक हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पूरी साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओवर एनी हाफ साइकिल, किसी भी साइकिल की बात कर रहे हैं, पूरी साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज कंफर्म माय वर्ड्स, ठीक है। अब इसको हम एक चीज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम मैं एक साइनसोइडल वैल्यू लेता हूँ और यहां से मैं आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालने की बात बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एवरेज वोल्टेज ऑफ साइनोसॉइडल इनपुट। कभी मैंने साइनोसॉइडल इनपुट दिया है तो वहां पर उसके एवरेज वोल्टेज क्या होगा। इट मींस मेरे पास एक साइकिल है, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है,
जिसका मैं इनपुट ऐसे लिख रहा हूं कि उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो लिख रही है V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब ये पूरी जो भाषा है मैं इसको थोड़ी देर समझाऊंगा, मगर अभी मैं आपको सबसे पहले इसका डेरिवेशन करा के इसके एवरेज वैल्यू से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये V मैक्सिमम क्या होगा, साइन ओमेगा टी क्या होगा, मैं इसको इन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि ये जो VT है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी क्या करती है, थोड़ा तरह से आपको मैं रिप्रेजेंटेशन करना बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टिव लोड ले लिया है, प्योर आर सर्किट ले लिया है। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि जो मेरा एसी सोर्स है जो कि अप्लाई हुआ है किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इस वोल्टेज जो हमने अप्लाई करा उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, मुझे पता करके बताइए। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि कभी इसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, वी एवरेज की, तो ये लिखते हैं। कभी डायरेक्टली हम फॉर्मूले की बात करें, डेट इज 2 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय वी मैक्सिमम। ठीक है, अब ये कैसा है, अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। ये जो मैंने आपको यहाँ वैल्यू लिखी है ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको निकालने के पहले जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। देखो, अब इंस्टेंटिनियस वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर मैंने V एवरेज लिखा है, और ध्यान रखना मैंने इसको ओमेगा टी नहीं लिख रहा हूँ, मैं टी की टर्म में लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ओमेगा टी लिख लेना जब भी आप लिखो, तो कभी आपके मेंस के पेपर में लिखो तो। ठीक है, अब हम जब भी कोई इंस्टेंटिनियस इक्विवेलेंट से फंक्शन या वाईटी के फॉर्मेशन लिखवाया था, अब मैं आपको ओरिजिनली वोल्टेज या करंट के टर्म में रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका भी डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन कराने के पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। कभी आपको सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास में 220 वोल्ट मैंने लगाया है एसी का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है 220 वोल्ट एसी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि यहां पर मैंने आरएमएस वैल्यू लगाई है। कैसी वैल्यू लगाई है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट रिप्रेजेंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और इस तरह की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है, इस तरह की इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि आपके पास एक इंस्टेंटिनियस इक्वेशन है। ये क्या आपकी इंस्टेंटिनियस इक्वेशन है। किसकी इंस्टेंटिनियस इक्वेशन है, तो वोल्टेज की इंस्टेंटिनियस इक्वेशन है। क्यों, हम क्योंकि वोल्टेज हम ये चाह रहे हैं कि कभी कोई ओमेगा टी की वैल्यू यहां डले तो यहां से मुझे वी ओमेगा टी की वैल्यू पता हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात करते हैं कि हर समय हम जब एसी की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला लिखते हैं, वी ओमेगा टी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। तो ये वी मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी का क्या लफड़ा है, तो ये हमारे लिखने की एक प्रोसीजर है जिसका कि करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। अभी हम उस पर नहीं चर्चा करते क्योंकि हमारे मैथमेटिकल इलेक्ट्रिकल के जानकारों ने इसको पहले से डिराइव करा है फंक्शन में, ताकि इसका एसी का फंक्शन बता सके। हम इस पर चर्चा ना करते हुए क्या चीज लिखी हुई है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये मुझे देगा आउटपुट, ये क्या देगा मुझे, ये मेरा आउटपुट बता रहा है कि जब मैं कोई भी यहाँ पर इनपुट क्या है मेरा, ये जब भी मैं ओमेगा टी का जब इनपुट दे रहा हूं तो मेरा वोल्टेज इंस्टेंटिनियस आउटपुट कितना आ रहा है ये बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये वी मैक्सिमम क्या है, तो हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ी थी ये है इसकी मेरी किसी भी साइनसॉइडल की पीक वैल्यू। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कभी आप ये बात समझ चुके हैं तो अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। बिफोर स्टार्टिंग डेरिवेशन एक और चीज आप समझिएगा कि मेरी जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, ये जहां पर कि मेरा ये ओमेगा टी है और यहाँ पर v का ओमेगा टी है, जहां पर कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है रिप्रेजेंट कर रही है v मैक्सिमम से प्लस के, और नीचे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है माइनस के v मैक्सिमम से। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है कुछ जीरो वैल्यू से हो रही है, इसकी क्योंकि ओमेगा टी की टर्म में ध्यान रखना, ओमेगा टी की टर्म में बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। मगर अभी थीटा होता तो ये लिखा 0, ये लिखता 180 डिग्री, ये लिखता 180 डिग्री और ये लिखता 360 डिग्री।
ठीक है, ओके, कि कुछ गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई, ओके, और ये होता है 2 पाई, ओके, सॉरी फॉर मी, पाई बाय 2 पाई। तो इस टर्म में मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इट मीन्स कभी मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो एक साइकिल कवर होने में जो टोटल टाइम पीरियड जो लग रहा है वो लग रहा है 2 पाई का, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए एसी साइकिल जो मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ जो होती हुई है एक्चुअली इट इज 2 पाई, ठीक है। और एक हाफ साइकिल, सिर्फ वन हाफ साइकिल की बात करूं, एक हाफ साइकिल का कितना टाइम होता है, कितना टाइम ले रहा है, तो ये टोटल टाइम ले रहा है पाई, ओके। ये बात रखना, एक हाफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, पाई टाइम में हो रही है। इसकी पीक वैल्यू कब आ रही है, इसकी जो पीक वैल्यू है वी मैक्सिमम, ये कब आ रही है, ये आ रही है मेरी पाई बाय 2 के टाइम, जो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई बाय 2। बस इतनी जानकारी रखना आपको, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर एवरेज वोल्टेज ऑफ साइनसोइडल इनपुट। जब मैं साइनसोइडल इनपुट देता हूं इट मींस एक कंप्लीट सेट है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का, जो कि वोल्टेज के फॉर्म में है, जो कि इनपुट करा रही है इस तरह के एसी सर्किट के अंदर। तो जो वोल्टेज मैं यहाँ से दे रहा हूँ, किसको, रेजिस्टेंस को दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे निकालना है वी एवरेज, जो मैं आपको फॉर्मूले से लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम इसकी एक फॉर्मूले की बात करते हैं, ओवरऑल इंस्टेंटेनियस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये लिखता है फॉर्मूला 1/t रिप्रेजेंटेशन करेगा टोटल टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट के अंदर, ये बात करेगा 0 to t, ओके, एन बी ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये मेरा इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स। ये मेरी, हम बोलते हैं ये मेरी एक इक्वेशन है जिसको हम एवरेज के फॉर्म बता। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से नया गणित लेके आ गए, तो आप इसको थोड़ा समझना इस इक्वेशन को, ठीक है। ये जो मेरा ये है टर्म, सिर्फ ये वाली, ये ध्यान रखना, ये टर्म, ये क्या टर्म है, ये मेरी इंटीग्रेशन टर्म है। कौन सी टर्म है मेरी, ये इंटीग्रेशन की टर्म। इंटीग्रेशन की टर्म ये बता रही है मुझे, इंटीग्रेशन की टर्म ये बता रही है कि मेरी जितनी भी v ओमेगा t की टर्म है, मतलब जितनी भी मेरी इंस्टेनियस की वैल्यू है जो कि मेरी लाई कर रही है कुछ जीरो वैल्यू से, जीरो वैल्यू मींस मेरी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, से लेके इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वैल्यू तक, तो जितने भी पॉइंट के अंदर मेरी ओमेगा टी की वैल्यू है, ये सारे के सारे पॉइंट या तो मेरे पॉजिटिव या मेरे जो नेगेटिव वैल्यू है जो कि मेरी टी के अंदर आ रहे हैं, उन सभी को मैं इंटीग्रेट या फिर सभी को एडिशन में ला रहा हूँ। दैट इज मीन बाय इंटीग्रेशन वैल्यू। तो यहाँ पर जो मेरी इंटीग्रेशन की जो टर्म है, यहाँ पर मेरी जितनी भी या पॉजिटिव साइड की टर्म या नेगेटिव साइड की टर्म जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के या टाइम पीरियड में आ रहे हैं, उन सभी की वैल्यू को ऐड कर रहा है। इट मीन्स याद हो तो हम इसके पहले क्या बात कर रहे थे कि जितने भी मेरी टर्म्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइड में आ रही है उनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को हमने एडिशन में लिया है। अब बात करें कि टोटल वैल्यू से कैसे डिवाइड करें, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ना लेके हम टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा डिवीजन का टर्म है, ठीक है। तो एक मेरा ये एडिशन या इंटीग्रेशन का और एक डिवीजन का टर्म, ठीक है। अभी पर्सपेक्टिव बात समझ में आ गई। एक पूरा एडिशन कर रहा है सभी वैल्यू को, जितने भी मेरी पॉजिटिव वैल्यूज है, या मेरा समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल टाइम पीरियड टी है, इसकी मुझे एवरेज वैल्यू पता करनी है। तो ये जितने भी पॉइंट है पॉजिटिव हाफ साइकिल के सभी को ऐड करूंगा और जो टोटल टाइम टी है उससे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से सर आपको मालूम है v ओमेगा टी की टर्म मुझे मालूम है v मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से क्योंकि मुझे सिर्फ एक हाफ साइकिल के बारे में पता है, ठीक है, मैंने बात किया था एवरेज वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक हाफ साइकिल की बात करती है, तो यहाँ जो टी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिर्फ पाई, ठीक है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी एक साइकिल या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात कर लो या नेगेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिंग के अंदर
पॉजिटिव साइड की जो वैल्यू वही वही नेगेटिव साइड की होती है। तो कोई भी एक हाफ साइकिल की आप वैल्यू पता कर लो एवरेज की, जो ऊपर की होगी वही वही नीचे की होगी। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात की। तो अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं ऊपर, तो V एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई पाई 0 टू पाई V मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब यही जो मेरे पास जो एवरेज की टर्म आई है आपके पास में, अब मैं इसको ले लेता हूँ 1 बाई पाई 0 से लेकर पाई तक जा रहे हो, जहां पर कि हम बोल रहे हैं V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। अब इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर मेरे पास जो V मैक्सिमम, उसको ध्यान से देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसी कोई भी वैल्यू जहां पर कि हमारा जो डिस रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट, जैसे हम डी ओमेगा टी में इंटीग्रेट करें, V मैक्सिमम में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो हम उसको ऐसे कांस्टेंट मानते हैं, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो लिख रहे हैं V एवरेज इज इक्वल टू V मैक्सिमम, जो कि मेरा कांस्टेंट है, अपॉन पाई, और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, मेरा साइन ओमेगा टी। अब मेरी जो साइन की टर्म है वो बेसिकली क्या है मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पर साइन की टर्म आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये साइन की टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे। साइन की टर्म इंटीग्रेट होगी तो क्या में आएगी, कॉस की टर्म में मेरा आ जाएगी यहाँ पर। तो ये V मैक्सिमम पाई साइन हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये लिखाएगा 0 से पाई की टर्म के अंदर V मैक्सिमम पाई, अब डालो माइनस का कॉस का पाई माइनस का कॉस का 0। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री याद दिलाता हूँ थोड़ी सा आपको। साइन और कॉस 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 1। ठीक है, जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो हो जाता है 1, ये हो जाता है 0। और 30 डिग्री की केस की बात करें तो ये हो जाता है 1/2, ये हो जाता है 1/√2, ये हो जाता है √3/2, ये हो जाएगा वापस √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतने टर्म हमें याद है। एक और चीज हम बात करते हैं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के अंदर बात करते हैं, लिखते हैं ऑल साइन टेन कॉस। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी टर्म्स जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के टर्म के अंदर एंगल के अंदर आ रही है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, चाहे साइन की हो या कॉस की और टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, सभी की वैल्यू। मगर जो वैल्यू 90 से 180 की टर्म में आ रही है, एंगल में बीच में आ रही है, उन सभी के अंदर, ठीक है, 90 से 180 से साइन की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो हम जब इसकी वैल्यू को आगे फर्दर बढ़ाते हैं, 90 + 30 120 डिग्री, 90 + 45 135 डिग्री, 90 + 60 150 डिग्री एंड देन 180 डिग्री। तो हम जस्ट इसकी पार्ट को रिवर्स करते हैं, √3/2 1/√2 1/2 एंड 0 से वैल्यू जस्ट उल्टी लिख दी, मगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मगर कॉस की टर्म में बात करें, कॉस की वैल्यू हो जाएगी -1/2 -1/√2 -√3/2 एंड -1। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब इसी चीज को आगे बढ़े, मैंने आपको बताया था ओमेगा टी की जो टर्म है वो मेरी रेडियन में होती है, ये मैंने आपको बताया था। मगर हम बात किस में कर रहे हैं, एंगल में। तो हम रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, जो पाई रेडियन है उसको एंगल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास फॉर्मूला था एंगल टू रेडियन कन्वर्जन का, कि जो 1 रेडियन है उसका फॉर्मूला था 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई एंगल। तो मुझे कोई रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास जो पाई की वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ में 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जो वैल्यू आएगी इट शुड बी इन एंगल। इट मींस यहाँ जो मेरे पास पाई रखा हुआ था, जो कि मेरी काई में था
रेडियन के अंदर वैल्यू में था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 180 पाई से, तो वैल्यू काय में निकल जाएगी एंगल में, पाई से पाई एंगल कैंसल, तो बेसिकली तौर पे मेरा मिल चुका है 180 डिग्री, बेसिकली क्या है मेरा पाई है। इतना कंसिडर, इट मींस ये जो लिखा है बेसिकली क्या लिखा है, कॉस का 180 डिग्री लिखा हुआ है और एक कॉस का 0 लिखा हुआ है, 0 एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम बात करें, कॉस का 180 डिग्री कितना होता है, कॉस का 180 डिग्री कितना दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से कॉस का 180 डिग्री दिख रहा है आपको वहां पर -1, -1 कितना होता है प्लस का 1, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 कितना है 1, तो क्या वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी यहाँ पर। तो एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा मैथमेटिक मिस्टेक करी, क्या करी छोटे से मिस्टेक, माइनस कॉस, अब ये जो 0 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये थोड़ी मैंने मिस्टेक करी, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और लिखा था v मैक्सिमम बाई पाई। नेक्स्ट टर्म की बात करूं मैं यहाँ पर, सो एवरेज वैल्यू शुड बी v मैक्सिमम पाई, 1 + 1 कितना होता है 2, सो वी कैन राइज v एवरेज इज इक्वल टू 2v मैक्सिमम अपॉन पाई, ठीक है, समझ गया। कहां से हम फॉर्मूला निकालते हैं कि सर मेरे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर एवरेज वोल्टेज वैल्यू, अब करंट की बात करें तो करंट में क्या अलग होगा, नहीं, कभी आप ही करंट की वैल्यू निकालते हो तो करंट से इतना बोल देते हैं एवरेज वैल्यू अपॉन एसी की टर्म में बात करें तो हम अभी हम बात करूंगा कि हम इंपेडेंस की टर्म में बात करते हैं, तो Z लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसकी वैल्यू को सेम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि V एवरेज इक्वल टू, कभी हमें मैक्सिमम करंट दे रखा हो तो I मैक्सिमम अपॉन, ज्यादा चेंजेस नहीं आते इक्वेशन लिखने में। ये किसके लिए है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ये फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एवरेज निकालने हैं, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो हमें बात करते हैं कि कभी हम किसी फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें और वहां पर उसके एवरेज वैल्यू की बात करें, वी एवरेज की बात करें, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है जहां पर कि हम बात करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि मेरे पास में एक फुल वेव रेक्टिफायर है, कुछ फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ये टेप सेंटर टेप टाइप मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर वो चीज होती है जो कि लेट अस अज्यूम यहाँ से मैंने v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी कुछ दिया है और मान के चल रहा हूँ कि अभी टेपिंग 1:1 है, जो इनपुट दे रहा हूँ वही का वही यहाँ मिल रहा है, तो मैं यहाँ से इसकी आउटपुट की बात कर रहा हूँ कि इसका आउटपुट जो मेरा मिल रहा है ओमेगा टी के रेफरेंस में, ठीक है, वो कुछ किस तरह का मिल रहा है, वो आउटपुट मुझे इस तरह का मिल रहा है यहाँ पर कि उसकी वैल्यू कुछ इसी है, इसको क्या बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी, मगर यहां से क्या दे रहे हैं हम लोग प्योर एसी। इट मींस हम लोग बात करते हैं कि किसी भी फुल रेक्टिफायर के केस में जब हम उसको हम प्योर एसी देते हैं तो प्योर डीसी में मिलता है कुछ पल्सेटिंग डीसी मिलता है, पल्सेटिंग डीसी में मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, जो नेगेटिव इन्वर्ट होकर पॉजिटिव सारे एक जैसी मिल जाती है। तो हम बोलते हैं कि कभी आपने प्रीवियस केस जैसा आपने एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें, हम क्या बात करें 0 से लेकर कहां तक चलाओगे पाई तक, हाँ या ना, और फिर वैल्यू क्या लोगे आप यहाँ पर v मैक्सिमम लोगे वापस आप, तो बोलोगे 1 से पाई 0 से पाई और फॉर्मूला वापस सेम कर दोगे v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, चेंजेस तो है नहीं ना कुछ, तो इसका जो वैल्यू होगी इट विल बी सेम एज साइनसोइडल वैल्यू 0.5 v मैक्सिमम। तो बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू है और जो मेरे पास में साइनसोइडल का एवरेज वैल्यू है इट शुड बी सेम। ठीक है, दोनों का एवरेज वैल्यू सेम होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी हैपन
रिगार्डिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की हम लोग जो बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि ऐसा इनपुट जहां से हम उसका जो इनपुट दे रहे हैं वो प्योर साइनोसॉइडल हो, मगर आउटपुट के अंदर मेरी जो नेगेटिव साइकिल है वो स्किप हो जाए। क्या हो जाए? एक जो वैल्यू है मेरी, एक हाफ साइकिल वो स्किप हो जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव वो तुम पर डिपेंड करता है। मैं मान के चला हूं कि मेरी नेगेटिव साइकिल यहाँ स्किप हो चुकी है, तो मेरा वेवफॉर्म बनता है कुछ ऐसे बनता है। इट मीन 0 से पाई गया, पाई से 2 पाई स्किप, फिर पाई 2 पाई से 3 पाई, फिर 3 पाई से 4 पाई स्किप, और फिर 4 पाई से कुछ वैल्यू 5 पाई जाएगी, और ये मेरी ओमेगा टी की टर्म रेडियन में कंटिन्यू रहेगी। मान के चलो कि यहाँ पर इसकी जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू है, जो मेरा इनपुट है वैसे की वैसी सेम है। अब ये बात करते हैं कि क्या इसका आउटपुट कुछ चेंज आएगा या सेम रहेगा। तो एक बहुत छोटा सा अंतर है, बाकी सब सेम है इस केस में। अब ध्यान रखना, हम हंस में बात कर रहे थे कि जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली हम चेंज ऑफ टाइम पीरियड की बात कर रहे थे कि जैसे एक सेट ऑफ वैल्यू पॉजिटिव खत्म हो, उसका नेगेटिव वैल्यू की टर्म की बात करें तो वो दोनों अलग अलग करते थे। अलग अलग इसलिए करते थे, कभी हमने पॉजिटिव सेट की वैल्यू और नेगेटिव सेट की वैल्यू को ऐड कर दिया तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। लेट अस अज्यूम +2 +4 +6 +8 +6 +4 +2 +0, ये आ गई। अब इसी सेट की नेगेटिव वैल्यू ली, -2 -4 -6 -8 -6 -4, तो +2 -2 कैंसल, +4 -4 कैंसल, +6 -6 कैंसल, तो ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा 0, और एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ एक हाफ साइकिल लेते हैं, मगर ये स्पेशल केस है जहां पर हम टाइम पीरियड जो लेते हैं, ये पूरी जो साइकिल जो आई है पॉजिटिव के साथ में, जो हम रिपीटेटिव हम बात करते हैं बेसिकली यहां पर हम जो टाइम पीरियड की बात करते हैं एवरेज में, तो हम बात करते हैं व्हेन साइकिल रिपीट, जब हमारी साइकिल रिपीट हो तब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड हमारा 0 से कब तक चलेगा 2 पाई, नाउ टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई, बस इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं आते ओवरऑल साइकिल। तो वापस हम इसके में कभी एवरेज वैल्यू सर्किट के केस में लिखूं मैं, तो हमारे क्या लिखेंगे, v मैक्सिमम 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई साइन का ओमेगा टी से लेकर डी ओमेगा टी, ठीक है। v मैक्सिमम 2 पाई, ठीक है, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर 2 पाई, v मैक्सिमम अपॉन 2 पाई माइनस का कॉस 2 पाई प्लस कॉस का, ठीक है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज यहां से, अब यहां से, ठीक है। अब v मैक्सिमम अपॉन 2 पाई ये लिखा, ध्यान देना cos 2 पाई बोले तो क्या है 360 डिग्री, इट मींस हम बेसिकली हम 0 डिग्री की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों के केस में, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब ये जो केस है, क्या तुम्हें 0 एवरेज देंगे फिर वैल्यू? सोच के देखो, सोच के देखो यहाँ पर, तो चेंजेस क्या आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा देखना यहाँ पर चेंजेस के हम लोग जो बात करते हैं वो इस पर्टिकुलर पार्ट में आता है चेंज, ठीक है। थोड़ा सा हमने इस कंसेप्ट को तो आपको समझ में आना चालू होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी जो टोटल टाइम पीरियड टी है, ठीक है, वो 1 से 2 पाई है, मतलब जो डिवीजन है वो 1 से 2 पाई तक ही होगा, मगर जो एक्चुअल वैल्यू जो मेरी आ रही है वो सिर्फ पाई तक आ रही है। देखो सिर्फ वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है, टाइम पीरियड टोटल टी है, मगर जो मेरी वैल्यूज आ रही है सिर्फ कहाँ तक आ रही है, पाई तक आ रही है। इसके लिए मेरा जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ कहाँ तक होगा, पाई तक। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर पाई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पाई आता है। कॉस पाई कितना होता है -1, बोले तो +1, तो यहाँ से आता है v मैक्सिमम अपॉन, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कभी हम एवरेज वैल्यू निकालने की बात करें तो 2 अपॉन पाई v मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ
sinusoidal as well as full wave rectifier, ओके और हमारी v मैक्सिमम अपॉन पाई की वैल्यू होती है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके डेट्स इट। सो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, आरएमएस की जो सेम साइनसॉइडल और हाफ वेव रेक्टिफायर और कुछ ट्रायंगल वेव्स के हम आउटपुट की चर्चा करेंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर।